नमस्कार। संचार के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है और यही वजह है कि आज कई टेलीकॉम कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें एयरटेल है, आइडिया है, जियो है और बीएसएनएल है। बीएसएनएल जो कि सरकारी है। इसके बावजूद अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाला है, बहुत चौंकाने वाला है और एक तरह से कहीं न कहीं ये जो लापरवाही जो मैं आपके सामने अब उजागर करने जा रहा हूँ, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। भारत की जो सीमा है वो चीन और नेपाल से मिलती है। भारत की सीमा खटीमा की ओर से भी नेपाल से मिलती है, लखीमपुर खीरी से भी नेपाल से मिलती है और इधर सिद्धार्थनगर से भी मिलती है। मगर वहाँ से जो पता लगा है वो ये है कि इन इलाकों में जो नेपाल से सटे इलाके हैं, दूर दराज के जो गांव हैं, वहाँ पर जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको नाम बताता हूँ, मोहाना, कपिलवस्तु, शोहरतगढ़, चिल्हियाँ और ढेबरुआ, इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो 53 गांव आते हैं वो नेपाल टेलीकॉम की सेवाएं ले रहे हैं। नेपाली कंपनियां यहां से मोटा मुनाफा कमा रही हैं। इसी तरह से पिथौरागढ़ और धारचूला, इन इलाकों से जो लगी नेपाल की सीमा है, वहां धड़ल्ले से नेपाल टेलीकम्युनिकेशन के जो सिम हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इन कंपनियों की चाइनीज़ कंपनियों के साथ साझेदारी है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक बात है और भारत सरकार के संज्ञान में जो बातें हैं, खुफिया एजेंसियां कई बार इस तरह की रिपोर्ट दे चुकी हैं सरकार को, लेकिन अभी तक इन इलाकों में, इन संवेदनशील इलाकों में संचार सेवाओं को उस स्तर तक नहीं पहुंचाया गया है और ये बताया जाता है कि इन इलाकों में नेपाल टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए जो लोग हैं वो 3 से 7 किलोमीटर तक अंदर तक बात कर सकते हैं और ये बहुत ही अपने आप में ख़तरनाक बात है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। आपराधिक किस्म के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ासतौर से सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के बाद जो नेपाल की सीमा लगती है उसमें भारत को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ख़ासतौर से पाकिस्तान की ओर से हम आपको बता चुके हैं बहुत बड़ी चुनौतियां हैं भारत के सामने, चीन को लेकर भी हैं और अब तो नेपाल भी आंखें दिखा रहा है। और नेपाल में जो पाकिस्तान का जो दूतावास है वो एक तरह से आईएसआई का अड्डा बन चुका है। वहाँ पर आईएसआई पूरी तरह से सक्रिय है भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर और नेपाल को भी ये बात मालूम है, लेकिन नेपाल की सरकार इस पर अभी तक कोई खास संज्ञान नहीं ले रही है, न उसने कोई कदम उठाया है। 2019 में एक जानकारी मिली थी जिसके मुताबिक नेपाल में बात करते वक्त केवल 10 सेकंड का 83 नेपाली पैसा खर्च होता है। नेपाल से भारत में बात करने पर 3 रुपये 72 पैसे खर्च होता है नेपाल का, और अगर भारत से नेपाल बात की जाए तो 11 से 14 रुपये खर्च होते हैं भारतीय रुपए। तो एक तरह से नेपाल की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जिसका नाम है नमस्ते मोबाइल नेटवर्क, ये मोटा मुनाफा भारत से कमा रहा है और साथ ही साथ जो इन इलाकों में, इन सरहदी इलाकों में जो नेपाल से सटी हुई सीमाएं हैं, वहाँ पर बड़ा एक संवेदनशील मामला है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लगातार एक चुनौती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ जो उस इलाके में रहने वाले लोगों की होती है वो ये कहते हैं कि जो भारतीय मोबाइल कंपनियां हैं, खासतौर से बीएसएनएल और एयरटेल, उनका नेटवर्क यहाँ काम नहीं करता है, इसलिए हमको नेपाली सिम से काम चलाना पड़ता है। उनके पास भले ही मोबाइल वो भारतीय बाजार से खरीदें, लेकिन जो सिम डालते हैं वो नेपाल का होता है, जिसका नाम है नमस्ते मोबाइल नेटवर्क। तो इसका जो सिम वो बात करते हैं, इस सिम के जरिए ये लोग बात करते हैं और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें ग्रामीणों को तो होती हैं, साथ ही साथ जो एसएसबी के जवान हैं, सशस्त्र सीमा बल के जवान, उनको बहुत दिक्कत होती है। जब वो अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं तो वो लैंडलाइन से बात करते हैं और उनको वहाँ इस तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती। जब वो बात करने की कोशिश करते हैं तो कनेक्टिविटी है ही नहीं, नेटवर्क आता ही नहीं है, तो वो क्या करें। और इस बात की जानकारी सरकार को लगातार दी गई है। 2014 में यहाँ से धारचूला से 2014 में हरीश रावत, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, वो 2014 में धारचूला से एमएलए चुने गए थे और उनको भी ये बात बताई गई थी, उनके जानकारी में भी ये बात है कि वहाँ पर जो भारतीय टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं,
उनकी सेवाओं को अपग्रेड किया जाए, किसी तरह से उसको बेहतर बनाया जाए, ताकि वहाँ जो आसपास के निवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, वो इन सेवाओं का फ़ायदा उठा सकें। लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है और लगातार ये जो कंपनियां हैं, नेपाल की जो टेलीकॉम कंपनी हैं, वो अपने सिम वहाँ उसके सिम से ही लोग काम चलाते हैं, और जो कि अपने आप में सोचने वाली बात है। बीएसएनएल की जो फ्रीक्वेंसी है इस इलाके में, कोशिश की गई थी एक बार, लेकिन ये बात बन नहीं पाई। बीएसएनएल की फ्रीक्वेंसी इन इलाकों में 3600 से 4200 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए, ताकि लोग इसके सिग्नल पकड़े जा सकें और लोग बात कर सकें, वहाँ पर नेटवर्क आए। लेकिन हो क्या रहा है कि 3600 से 4200 मेगाहर्ट्ज के बजाय वहाँ पर 2100 के आसपास जो मेगाहर्ट्ज है वो वहाँ पर काम कर पाता है। तो ऐसे में जो सिग्नल हैं वो उस इलाके में मिलते नहीं हैं, जिसकी वजह से मजबूरी के तौर पर इस इलाके के लोग, खासकर लखीमपुर खीरी से जो लगता हुआ बॉर्डर है वो, खटीमा की ओर से जो लगता हुआ बॉर्डर है वो, और इधर गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कपिलवस्तु, और इधर धारचूला, पिथौरागढ़ और झूला हाट, ये जो इलाके हैं वहाँ पर ये जो इलाके हैं जहाँ पर नेपाल की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो मोटा मुनाफा कमा रही हैं, क्योंकि भारतीय नेटवर्क वहाँ पर पूरी तरह से नाकाम है। सवाल ये है कि जब हमारी सरकार फ्रांस से राफेल जैसे महंगे लड़ाकू विमान खरीद सकती है, तो इन इलाकों में संचार की सेवाओं को बेहतर क्यों नहीं बना सकती। फिलहाल ये जानकारी मैंने आपको दी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।